नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं खबर 24 आवर के साथ और इस वक्त मैं मौजूद हूं 15 डिग्री हासिल करने के बाद अपने विवेक से ज्ञान अर्जित करने वाले, उसके बाद जो हमारे देश के छात्र छात्राएं हैं उनको एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने वाले गजेंद्र सिंह रावत, प्रोफेसर गजेंद्र सिंह रावत हमारे साथ मौजूद है। चर्चा करते हैं उनसे जिस तरीके से सिविल सर्विस की यहाँ पर बच्चों को कोचिंग देते हैं, क्या कुछ उसमें बेहतर किया जा सकता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले हमारे चैनल में आपका। नमस्कार। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप एक प्रोफेसर हैं और बच्चों को आईएएस बड़ी बड़ी सिविल सर्विसेज की आप कोचिंग कराते हैं। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी किस तरीके का स्तर होना चाहिए, अगर कोई बच्चा कोचिंग लेना चाह रहा है सिविल की तो उसको अपना बेसिक कैसे तैयार करना चाहिए। आपने बहुत सही प्रश्न किया कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आजकल बहुत सारे बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। मेरा एक टैग है कि हर किसी को तैयारी करनी चाहिए, लेकिन हर कोई आईएएस नहीं बन पाता है। तो बहुत सारे उसके पीछे कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है एप्टीट्यूड, मतलब कि सबसे पहले उस बच्चे में क्या खूबियां होनी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है संघ लोक सेवा आयोग की, यूपीएससी की, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। आजकल हर कोई मतलब आईएएस की तैयारी कर रहा है, खैर इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एप्टीट्यूड को जज करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मैंने अपने 33 साल के अनुभव में ये देखा है कि बच्चे तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन शायद उनको अभी उसका पूरा ज्ञान नहीं है कि सिविल सर्विसेज एक अलग से एग्ज़ाम है। इसको कहते हैं हम एक अंग्रेजी में मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन। ये टफ है और नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, इसमें टाइम लगता है। बच्चे 5-6 महीने 7-8 महीने में आईएएस बनना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता है, ये मुमकिन नहीं, इसमें टाइम लगता है 1 साल 2 साल 3 साल। तो मैं समझता हूँ कि एप्टीट्यूड बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ एक और वर्ड है अपना शॉर्ट एनालिसिस, अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी जो अच्छाइयाँ हैं, अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ है, इन चीज़ को भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पहले से ही इसका आंकलन किया जाए, इसकी पहले से ही काउंसलिंग ली जाए, तो मेरे ख्याल से रिजल्ट बेहतर होगा सिविल सर्विस का। सर ये तो सिविल सर्विस की बात थी। सर कुछ बच्चे ऐसे भी फाइनेंशियली फैमिली नहीं हो पाती उनकी ऐसी, और वो आईएएस की तैयारी नहीं कर पाते, तो सुना गया है कि आप उनको भी फ्री में कोचिंग देते हैं कुछ ऐसे बिल्कुल बच्चे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूँ थोड़ा। पहले मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली में हमारे पास यूपी बिहार के खूब सारे बच्चे हैं और बने हैं आईएएस, बहुत मेहनती होते हैं वो। तो मैं मैं उत्तराखंड का हूँ, पहाड़ी हूँ, तो मैंने कहा भाई कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। अब तो फिर भी आप देख रहे हैं कि कई बच्चे दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन पहले आज से 10 20 30 साल पहले ऐसा माहौल था नहीं, और रिसोर्सेज नहीं थे, पैसे नहीं थे। जैसे आपने कहा कि गरीब हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके गरीबी के आवास में वो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो फ़ी का स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर मैंने संकल्प लिया कि अब मैं दिल्ली छोड़ के देहरादून जाऊँगा, और 2006 में मैं देहरादून आ गया हूँ। और आपको थोड़ा और अच्छी चीज़ मैं बता दूँ, अब देहरादून से मैं पहाड़ की तरफ जाऊँगा, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कि अभी 50% काम ही हुआ है। यहाँ ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ भी अभी मैंने 13-14 आईएएस बना दिए हैं उत्तराखंड से। तो अब ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं पहाड़ों पे जाके वहाँ से और बच्चों को एक्सट्रैक्ट करूँ और निकालूँ। तो मेरा जो ये अकेडमी है, रावत आईएएस अकेडमी, ये तो कमर्शियल है। देखो इसमें तो हम फीस लेते हैं, लेकिन जो मेरा एनजीओ है ये गरीब बच्चों के लिए है, क्योंकि जो बच्चों में प्रतिभाएँ हैं, मेहनत हैं, तो वो क्या करेंगे, उनके लिए हम टीचर हैं। और अगर हम ऐसा काम नहीं कर सकते तो मैं कहता हूँ ये तो फिर क्राइम है, ये जुर्म है, ये अनैतिकता है। सर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, चमोली, वहां से आपने शुरुआत की, उसके बाद दिल्ली, दिल्ली से देहरादून। तो मतलब आजकल के ज़माने में ऐसा कोई सोचता नहीं कि मुझे इतना सारा कुछ करना है या करना मुझे चाहिए किसी भी मतलब शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें, तो क्या ऐसा विचार आया था, किस चीज़ को लेके प्रेरित हुए? अब मैं तो देखो गाँव में पैदा हुए हैं हम, और प्रारंभिक जो शिक्षा है, प्राइमरी जो एजुकेशन है वो वहीं रही। फादर हमारे उस टाइम फौज में थे, फिर उसके बाद वो बीएसएफ में आए थे। तो एक फौजी अपने बच्चे को अच्छी तालीम देता है, अच्छी शिक्षा देता है, तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। द बेस्ट पब्लिक स्कूल, सबसे अच्छे कॉलेज। तो ये सफ़र गढ़वाल से देहरादून, देहरादून से मसूरी, मसूरी से नागालैंड, फिर जम्मू एंड कश्मीर, फिर ग्वालियर, फिर दिल्ली अल्टीमेटली। तो ये सब कुछ शिक्षा लेने के बाद, घाट घाट का पानी पीने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि दिन मुझे कुछ करना पड़ेगा अपने प्रदेश के लिए भी। जब उत्तराखंड बना तो बहुत खुशी हुई थी, दिल्ली में हमने मिठाई बांटी थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो लगता है ना, ये जैसे कि आपने कहा कि बहुत कम लोग होते हैं, ऐसे लोग होंगे, लेकिन किसी न किसी कारण से शायद वो नहीं आ पा रहे हैं वापस। मतलब उनको पहले पैसे कमाना पड़ेगा, पैसे कमाने से जब अपने आएंगे, अपने प्रदेश में वापस आएंगे, तो पलायन तभी तो रुकेगा। तो मैंने कहा कि अगर हम इतिहास पढ़ाते हैं, क्यों ना इतिहास बनाया जाए। तो मैंने कहा पहले मुझे जाना पड़ेगा दिल्ली से देहरादून, और देहरादून से पहाड़। मुझे देखेंगे, मैं काम करूंगा, तभी तो और लोग फॉलो करेंगे।
हमने आपकी कई सारी चीज़ें पढ़ी हैं, एक चीज़ और लिखी है आपने कि आपने 15 डिग्री इस समय हासिल कर ली, लेकिन डिग्रियाँ कोई महत्व नहीं करती कि नॉलेज होना ज़रूरी है। लेकिन आजकल के बच्चे क्या करते हैं, एक डिग्री में अगर वो नहीं सफल हो पाते, अगर कोर्स करने के बाद फिर वो दूसरा चूज़ करते हैं ऑप्शन, तो इस समय क्या करना चाहिए? देखो, आजकल जो स्टूडेंट्स हैं, वेरी फ्रैंक, वो किताबों से बहुत दूर चले गए हैं। वो ठीक है, हमारे पास आजकल बड़ी अच्छी सुविधाएं हैं, इंटरनेट की, डिजिटल वर्ल्ड बहुत अच्छा है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी उतना ही हो रहा है जितना इसका उपयोग होना चाहिए। ठीक है, सो अब हमारा यह सिस्टम है कि बच्चे आजकल, जैसे आपने कहा कि आपने इतनी डिग्रियां, मैंने सही कहा कि एक डिग्री हासिल करने के लिए नहीं किया, नॉलेज के लिए किया। वर्ल्ड रिकॉर्ड देखा मैंने, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड देखा मैंने, बड़ी अच्छी इतनी सारी डिग्रियां, मैंने कहा मैं क्यों नहीं तोड़ सकता हूँ। और जब मैं किताबों की संगत में रहूंगा, मैं आगे पढ़ता रहूंगा, तो आई विल बी ऑलवेज यंग। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूँ, बेटा पढ़ाई मत छोड़िए, ठीक है, तैयारी करिए। छोटी चीज़ों के लिए आप सेटिस्फाई ना होइए। हमेशा किताब पढ़ने के बाद अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो बोलिए ये दिल मांगे मोर, और जाइए और पढ़िए, क्योंकि मेहनत तो ज़रूरी है। डिग्रियां लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज का हासिल करना, उसको फील्ड में इस्तेमाल करना वो ज़रूरी है। यस एकेडमी आपने खोली थी, तो आपने एक सेकंड ऑब्जेक्टिव उसमें लिखा था कि बच्चों की आपने बात कही थी कि आप दिल्ली नहीं जाओगे, आपको देहरादून शिफ्ट होना है। मतलब आपने यहाँ प्रिपरेशन कराने के लिए उनको ऐसा लिखा था कि ऑब्जेक्टिव आपका ये था कि दिल्ली ना हो, बच्चे दिल्ली ना जाए यहाँ से पढ़ के, देहरादून में आए। बिल्कुल, कुछ ऐसा कहा था आपने। अब हम एक मिडिल क्लास के हैं और हमारे फादर के पास में क्षमता थी हमें पढ़ाने की, सब कुछ किया, तो लेकिन सबके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं होते हैं, इतने फाइनेंसेस नहीं होते हैं। तो फिर मेरा ऑब्जेक्टिव दो थे, आपने एक बोला ना, दो थे दिल्ली से देहरादून आने का। एक तो यह कि मैं नहीं चाहता था कि हमारे पहाड़ के बच्चे जो है दिल्ली जाएं। ठीक है, दिल्ली में पढ़ाई अच्छी होती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर देहरादून में वो अवेलेबल है और पहाड़ों पे ही अगर अवेलेबल हो जाए तो फिर वहाँ क्यों जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी, देहरादून से अब पहाड़ों की तरफ कूच करना है, वही फैसिलिटीज़ जो दिल्ली में दी जाती हैं सिविल सर्विस के लिए या किसी भी अलाइड एग्जाम के लिए, जो देहरादून में दी जाती है, सब बच्चे नहीं आ पाते हैं देहरादून, सब बच्चे नहीं जा पाते हैं दिल्ली। तो आई हैव टू ओपन, मतलब मैं जो है सोच रहा हूँ कि अब 13 डिस्ट्रिक्ट में तो भी बड़ा थोड़ा मुश्किल सा काम होगा, लेकिन मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगा। मुझे अपने चमोली डिस्ट्रिक्ट में, मैं अभी जो प्लान कर रहा हूँ कि करण प्रयाग में मैं एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना करूँ और वहाँ जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको अपने पैसों से, अपने बल पर जो है उनको फ्री कोचिंग दूं इस चीज़ के लिए, तभी जो मेरा सपना जो है पूरा हो पाएगा। सर, हम देख पाते हैं कि हमारी जो भारत है, इंडिया है, उसमें कहीं ना कहीं साक्षरता, अगर हम रेशो की बात करें एजुकेशन की, तो काफी नीचे है, कई एरियाज ऐसे हैं। तो क्या सरकार को उसमें कुछ बेहतर कदम उठाने की जरूरत है? बिल्कुल, देखो सरकार जीरो पर भी नहीं है, कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि जब कानून बनते हैं, कानून बहुत अच्छे बनते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी जो है खामियां भी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम तो सिविल सर्विस पढ़ा ही रहे हैं, हमारे कई बच्चे IAS IPS IAS, मैं उनको कहता हूं बेटा फील्ड वर्क आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कानून बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपको जो है 50% वर्क जो है ऑफिस में बिताना चाहिए और 50% वर्क आपको फील्ड में जाना चाहिए, आपको गांव में जाना चाहिए, वहाँ स्थिति देखिए शिक्षा की क्या है, किसी भी चीज़ के लिए। अगर ऐसा हो जाए, हो भी रहा है थोड़ा थोड़ा, अगर ज़्यादा हो जाए तो आई थिंक हमारी शिक्षा जो सारा सिस्टम है बहुत बेहतरीन हो जाएगा। अभी क्या है, डिवाइड है, डिवीजन है, शहरों में शिक्षा बेहतर मानी जा रही है और है भी, लेकिन गाँव में अभी बहुत कुछ करना बाकी रह गया है। सर, जिस तरह से कि हम कहते हैं कि बच्चे हैं, अगर जरूरी नहीं है कि वो प्राइवेट में ही पढ़ें तो ही वो हासिल कर पाएंगे एक्सपीरियंस या ज्ञान, उनकी जॉब प्लेसमेंट लग पाएगा। अगर हम गवर्नमेंट स्कूलों की स्थिति की बात करें तो क्या उसमें भी सुधार की जरूरत है कहीं ना कहीं? तो बच्चे वहीं से कर सकते हैं ज्ञान अर्जित, क्या जरूरत है फिर इतने बड़े बड़े जिनके पास पैसा नहीं है उनको गवर्नमेंट स्कूल में जाने की? चमोली डिस्ट्रिक्ट में अभी तक 48 जो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें काउंसलिंग का कार्यक्रम कराया और वहाँ GK का कराया, और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि वहाँ ऐसे ऐसे बच्चे, एक 6वीं क्लास की बच्ची थी, सुपर GK, बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे कि अक्सर कहा जाता है कि पब्लिक स्कूल में ज़्यादा मतलब बड़े अमीर ज़्यादा पढ़ते हैं और गरीब जो है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, ऐसा है भी, लेकिन उसमें यह कि मैं समझता हूँ नहीं, सरकारी स्कूल भी इक्वली अच्छे हैं, उनके टीचर्स, उनका स्टाफ, उनके प्रिंसिपल बहुत बेहतरीन हैं, बस फ़र्क इतना है कि वहाँ हिंदी मीडियम ज़्यादा है। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से भी और आप लोगों से भी कि पब्लिक स्कूल का सिस्टम भी जो हम गाँव में शुरू करें। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य ने सरकारी स्कूलों को भी पब्लिक स्कूल में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये उत्तराखंड भी इस तरह का अगर सोचता है कि हम पब्लिक स्कूल में कर दें, चॉइस बच्चों पर रख दीजिए हिंदी और इंग्लिश, लेकिन चॉइस दें तो सही उनको। एक बच्ची अगर अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना चाहती है गाँव के स्कूलों में, शी डोंट हैव एनी ऑप्शंस, वो ऑप्शंस ही नहीं है, तो वो हिंदी में ही पढ़ेगी। जब ये बच्ची 12वीं के बाद देहरादून आएगी और यहाँ ग्राफिक एरा जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेगी तो उसको लगता है कि मैं क्या हूँ, मतलब मैं तो रह गई, और इससे मोटिवेशन और मनोबल बच्चे का गिर जाता है।
सर देखिए, आपने काफ़ी बच्चों को मोटिवेट करते हैं, आप पढ़ाते हैं, तो मतलब जैसे इतनी सारी डिग्रियां भी आपने ली, लेकिन एक अलग ट्रैक है आपका पॉलिटिकल में जाऊंगी मैं इस समय। पॉलिटिकल, आपकी क्षेत्रीय पार्टी है उत्तराखंड की राज्य स्वराज पार्टी, उसमें भी आप कहीं ना कहीं एक हिस्सा है। क्या मतलब लगा ऐसा पॉलिटिक्स में घुसना जरूरी था? मैं बच्चों को पढ़ाता था कि बेटा पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम। फिर संज्ञान लिया, उसको और एनालिसिस किया, उसमें थोड़ा और खूबी में गए, उसके तर्क में गए, तो ये सोचा कि अगर अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे तो पॉलिटिक्स तो हमेशा डर्टी ही रह जाएगा, गंदा ही रह जाएगा। तो बाकी नहीं, मैं अभी मतलब ज़्यादा नहीं कहूँगा कि मैं पॉलिटिक्स में हूँ या ज़्यादा नहीं हूँ। हमारे राज्य स्वराज पार्टी में डॉक्टर देवेश्वर भट्ट जी हैं, बहुत टैलेंटेड, बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो उनकी और हमारी जो है बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि कंपैटिबिलिटी है। तो आई एम मतलब मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन अभी ये मत समझिए कि मैं बिल्कुल ही इसमें कूद पड़ा हूँ। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव अभी सिविल सर्विसेज का है, आईएएस का है, और मुझे ये बच्चे बनाने हैं। मुझे हर डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में अपने स्टूडेंट चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में मुझे अपना एसपी चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में मुझे अपना एसडीएम चाहिए, तब जाके मैं चैन की सांस सर पॉलिटिक्स की जैसे आपने बात करी कि आप उसको बेहतर बनाएंगे, डर्टी पॉलिटिक्स ना हो, लेकिन आजकल तो ऐसा ही देखा जा रहा है कि जो पॉलिटिक्स है वो डर्टी हो रही है, सिर्फ अपने फायदे के लिए होता है। कि आप भी उनमें से एक है? बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि अगर हर पॉलिटिकल पार्टी में, हर राजनीतिक पार्टी में अच्छे लोग जुड़े तो वो अच्छा हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी पार्टियां खराब होती हैं, सारे लोग खराब होते हैं, लेकिन ज्यादातर आप तो खुद इसकी फील्ड में आपने देखा कितने क्रिमिनल्स वहाँ हैं, कितने जो है हिस्ट्री शीटर्स वहाँ हैं। तो अगर अच्छे लोग उसमें जुड़ते हैं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं पॉलिटिक्स से, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा, मुझे तो मौका मिल गया है। तो अच्छे लोग उसमें जुड़े हैं तो पॉलिटिक्स आने वाले समय में बहुत अच्छी हो सकती है। जनता तय करेगी इसको कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर मैं पॉलिटिक्स में ज्वाइन करके उसको अच्छा कर सकता हूँ तो इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए क्या होगी। अगर मैं 10 साल में जो काम कर सकता हूँ अकेले पॉलिटिक्स में आके, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं विधायक बन जाऊं तो उसमें इतना अच्छा विधायक निधि होता है, उसको पूरा अगर इस्तेमाल करें तो आप सोचिए कितना अच्छा काम हो सकता है उसके लिए। चलिए सर, ये तो आप पॉलिटिक्स की बात थी, लेकिन कई सारी अचीवमेंट हमने आपकी पढ़ी हैं। दूरदर्शन में भी आप हिस्सेदार है, 12 एपिसोड आपने किए हैं, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ट्रैकर भी रहे हैं, और भी कई सारी उपलब्धियां हैं जिनको आप खुद ही बता दीजिए हमारे दर्शकों को क्या है अब तक का। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मतलब हम थोड़ा ऑलराउंडर थे, मतलब ड्रामेटिक्स में भी, क्विज कॉम्पिटिशन में भी, और माउंटेनियरिंग मैंने माउंटेनिंग पर्वतारोहण भी उसका भी कोर्स किया है, और ट्रैकिंग पैशन है मेरा, घूमने फिरने का, अनएक्सप्लोर्ड इलाकों को एक्सप्लोर करने का, है ना। पहले जम्मू कश्मीर में था, फिर हिमाचल का भी एक्सप्लोर किया, अभी उत्तराखंड में हूँ। तो इसके सौजन्य से हमने क्या कि कुछ अच्छे प्रोग्राम भी बनाए जाएँ। 85 में मैंने FTII क्वालिफाई किया था, लेकिन ज्वाइन नहीं कर पाया था। नहीं तो मेरा तो क्षेत्र ना पढ़ाई का था ना पॉलिटिक्स का था। इट वॉज टोटली इन द फिल्म इंडस्ट्री, नॉट एज ए हीरो, एज ए डायरेक्टर, ठीक है। लेकिन वो पैशन तो रहता है ना, एक तीस लगी रहती है। तो फिर उसके बाद मौका मिला दूरदर्शन, मतलब दूरदर्शन में मौका नहीं मिला, हमने मौका तैयार किया कि एक जीनियस ऑफ उत्तराखंड एक प्रोग्राम बनाया जाए जीके का। तो दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड, और उसके बाद में 24 एपिसोड का मैं काम कर रहा हूँ उस पर। कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तराखंड, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विरासत दिखानी बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं, हमें कई मेरे मित्रों ने कहा कि आप यहाँ के मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मदद लेते हैं। मैंने कहा मुख्यमंत्री से मदद हम क्यों लें, हम मुख्यमंत्री की मदद क्यों नहीं कर सकते हैं, हम क्यों नहीं सरकार की मदद कर सकते हैं। हम भी तो पढ़े लिखे हैं, अच्छा खासा कमाते हैं, तो वी शुड हेल्प, हमें मदद करनी चाहिए ना। तो उस सौजन्य से इसमें कहा। बाकी कई डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो अप्लाइड किए थे उस टाइम, इवन डिस्कवरी के लिए, इवन नेशनल ज्योग्राफी के लिए, कुछ पास हुए कुछ नहीं हुए। अभी भी मैं प्लान कर रहा हूँ इसके लिए। तो ये तो एक मेरा पर्सनल फील्ड है ना, ये होना चाहिए। 360 डिग्री का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है इस चीज़ के लिए। सर देखिए, अभी आईएएस एकेडमी यहाँ तो खोल दिया आपने, और भी कई सारी ब्रांचेस है, लेकिन आईएएस एकेडमी से हटके अगर बात करें तो और कौन से प्रोजेक्ट है जिन पर अभी काम चल रहा है? मेरा अभी 2 प्रोजेक्ट हैं। एक तो इंडिपेंडेंट ये डॉक्यूमेंट्री जो बन रही है, और ये जब बन जाएगी उसके बाद इसका जो उद्घाटन वगैरह होगा, तो जब शो होगा तो आपको बता दिया जाएगा है ना। दूसरी चीज़, मेरा एक प्रोजेक्ट है, ये पहाड़ों में है, और वो है वहाँ एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना करना। खाली आईएएस नहीं, इतने बड़े सपने और इतने झूठे सपने भी नहीं दिखाने चाहिए, लेकिन उनकी प्रतिभाओं को देखते हुए, उनके एप्टीट्यूड को देखते हुए वो कहाँ फिट हो सकते हैं बच्चे। जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश, ये ग्रामीण इलाकों के बच्चे, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, वहाँ इसकी कमजोरी है। तो जहाँ पर सरकार थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गई है, वहाँ पर हम जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। अगर बच्चों की हम पीटी बना देते हैं, अंग्रेजी वो बोलना जानते हैं अच्छा, जीके उनकी अच्छी हो जाती है, तो वो भी बराबर का हकदार बन जाएंगे इस चीज़ के लिए। तो दूसरा प्रोजेक्ट मेरा ये है कि दिल्ली से देहरादून और देहरादून से पहाड़।
सर एक आखिरी सवाल जाते जाते, कोचिंग भी देते हैं जो भी है, अभी तक हमारे सवाल थे, लेकिन अभी जैसे बच्चे कोचिंग ले रहे हैं आईएएस की और जो नहीं लेते उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, जो नहीं लेते खासकर, और जो लेते हैं उनके बारे में भी थोड़ा लास्ट बताइए। जो बच्चे कोचिंग नहीं लेते हैं, मैं इतने सालों के अनुभव के बाद में एक चीज क्लियर बताना चाहता हूं कि कोचिंग इतनी जरूरी नहीं है, लेकिन गाइडेंस एंड काउंसलिंग बहुत जरूरी है। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट, नॉट टू क्रिटिसाइज, वो सीधे ही बच्चे को एडमिशन दे देते हैं। हम एडमिशन नहीं देते हैं, पहले हम काउंसलिंग देते हैं 1 घंटे की, उसके बाद हफ्ता 10 दिन 15 दिन की उनको क्लास देते हैं, उसके बाद उनका एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट होता है। मतलब बच्चे में भी तो कुछ होना चाहिए ना। हम सबको कैसे बना दें, मतलब एक, मैं हो सकता है गलत वर्ड का इस्तेमाल करूं, मतलब गधों से घोड़े सबको कैसे बना दें, तो थोड़ा कुछ तो प्रतिभाएं होनी चाहिए, तो वो मैं निकालता हूं। और जैसे कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कोचिंग नहीं लेता है, काउंसलिंग और गाइडेंस जरूर लेना चाहिए। उसके लिए मेरा इंस्टीट्यूशन मैं खुला हूँ पूरे हिंदुस्तान से। शाम को 9 बजे के बाद मुझे फ़ोन करते रहते हैं, केरला से, J&K से, नागालैंड से, और जो यहाँ के लोकल बच्चे हैं वो बिल्कुल आएँ, टाइम लें। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल पैसा नहीं होना चाहिए इस चीज़ में। शिक्षा एक सोशल वर्क भी होता है। तो मेरा मानना ये है कि अब मैंने दुनिया में काफ़ी कुछ कमाया है, अब थोड़ा सा दुनिया को देना भी तो चाहिए। You should also give it. बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ठीक है, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर गजेंद्र सिंह रावत जी, जिन्होंने आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और जो आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको कई सारे यहाँ पर संदेश दिए और उनको सजेस्ट किया कि जरूरी नहीं कि हर बच्चे जो है आईएएस की तैयारी करे या उसमें बेहतर कदम उठाए, लेकिन सबसे मेन क्या है, काउंसलिंग होना जरूरी है, स्किल डेवलपमेंट होना जरूरी है बच्चों का। और जैसे उन्होंने भी कहा कि समाज के लिए भी अब उन्हें कुछ करना चाहिए, तो आपने अब देखा होगा और सुना होगा उन्होंने कितनी सारी यहाँ पर बातें कही। सर्वगुण संपन्न है जो हमारे साथ गजेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने हमसे कई सारी बातें शेयर की और उन्होंने ये भी कहा साथ साथ जो बच्चे हैं जो आने के लिए इंटरेस्टेड है, जो सिविल की तैयारियां लेना चाहते हैं, तो एक बार उनसे जरूर मिले, कॉन्टेक्ट करें। और जरूरी नहीं कि वो यहाँ पर कोचिंग ही, लेकिन उनसे प्रेरित होकर यहाँ पर जरूर जाए। आप बने रहें खबर 24 आवर के साथ।